नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की थी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो सेशन रहने वाला है, इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी जो है वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और साथ में अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो अपना व्यूज़ जो है वो दे सकता है। साथ में पहली बार अगर कोई स्टूडेंट चैनल को विज़िट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है। तो निम्न में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के वायसराय के पद पर रहा था? तो इनमें से कौन से वायसराय थे जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान वायसराय के पद पर रहे थे? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के पद पर लॉर्ड्स माउंटबेटन जो थे वो रहे थे। उन्होंने 3 जून 1947 को जून 3 प्लान के अनुसार भारत के विभाजन की घोषणा की थी, और जिसके पश्चात इंडिया और पाकिस्तान दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो वहाँ पे उस टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड्स माउंटबेटन जो है वो आपका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। बात करें एनटी की या फिर HAS की बात करें, या फिर जितने भी हमीरपुर बोर्ड और शिमला बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल है। तो महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल से मिलने गांधी जी जो थे लखनऊ में उनकी मुलाकात हुई, और उसी दौरान वे चंपारण भी गए थे। तो वर्ष आपका 1917 जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा, और सत्याग्रह का बड़ा प्रयोग जो है वो उसी टाइम उन्होंने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रैयत शब्द का क्या अर्थ है? तो रैयत शब्द का अर्थ आपने बताना है। तो इनमें से जो रैयत शब्द है इसका जो अर्थ है विच इज़ रिलेटेड टू किसान। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। तो भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी में वर्ष 1792 में रैयत यानी किसान को उसके द्वारा जोते जाने वाले भूस्वामी मानते हुए रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरुआत किया था। तो इस प्रणाली में 33% का भू स्वराज वसूला जाता है। अगर पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त के दौरान जो वो कितने प्रतिशत का भू स्वराज वसूला जाता है, तो 33% आपका सही आंसर आ जाएगा। और रैयत शब्द है विच इज़ रिलेटेड टू, या फिर इसका जो अर्थ है वो क्या है? किसान। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रॉयल एक्ट के बारे में सत्य बताना है। तो रॉयल एक्ट के बारे में जो सत्य है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए मार्च 1919 में क्या हुआ? रॉयल एक्ट जो है वो पारित किया गया, और इसे जो है वो काला कानून भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है, तो रॉयल एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। आप आंसर कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने तथा राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक की जेल में डालने का अधिकार था। तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं उपरोक्त डी इसका जो है वो सही आंसर आ जाएगा। जो इन्होंने बोला है, काला कानून राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए और कैदियों को 2 साल की सज़ा सुनाने की सारी चीज़ें जो है वो इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया
या फिर पुनः समझौता कब जो है वो हस्ताक्षरित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा पुनः समझौता, या फिर पुनः पैक्ट भी इसको बोला जाता है। कई बार पुनः समझौता आता है, कई बार आपको क्या आता है पुनः पैक्ट करके जो है वो आता है। तो ये समझौता महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य जो था वो पुणे में हुआ था। कई बार क्वेश्चन आता है किनके बीच में हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी आपका आंसर होना चाहिए। और कब हुआ था, 26 सितंबर 1932। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। 26 सितंबर 1932 में ये समझौता जो था हुआ था, और इस पे जो है वो हस्ताक्षरित हुआ था, तथा अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन की अनुमति भी प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल है, या फिर बीजी तिलक और एमजी रनाडे है, या फिर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो था, उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद 1923 को क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1923 आपका सही आंसर आ जाएगा। और स्वराज पार्टी का तत्कालिक लक्ष्य क्या था, डोमिनेट स्टेट की प्राप्ति करना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी उड़ीसा राज्य में स्थित है, पुरी उड़ीसा राज्य में जो है वो स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कलिंग के राजा थे अनंत बर्मन। नोट कर लें सभी, किसने किया था, अनंत बर्मन ने इसका क्या किया था, स्थापन किया था, या फिर इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1078 से लेकर 1148 के मध्य जो था वो करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर आ जाएगा। बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, भारतनाट्यम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भारतनाट्यम जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो भारतनाट्यम जो था वो जो है वो तमिलनाडु राज्य की नृत्य शैली है। तमिलनाडु इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है वो सभी अपकमिंग एग्ज़ाम, फिर चाहे सेक्रेटरी क्लर्क की बात करें, या फिर अभी डीएम का जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है, स्टेनो की बात करें, या फिर हम बात करें नॉर्मली जितने भी हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, या फिर आपके शिमला बोर्ड के एग्ज़ाम में, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहने वाली है। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है सभी ने, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सब तक पहुंच सके। तो क्या बोलता है, सूर्य की रोशनी की गति क्या है, तो सूर्य की रोशनी की गति कितनी है, ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो सही आंसर आ जाएगा। और सूर्य की जो अनुमानित आयु है वो मानी गई है 4.5 अरब वर्ष मानी गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट देखिए, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या डैश है। तो इसमें आपने बताना है कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी कुल संख्या जो है वो कितनी है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखाओं को बेसिकली क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 360 है। ध्रुवों के विषुवत रेखा की ओर जाने वाली इन रेखाओं की मध्य दूरी को क्या करती है,
बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। ए हिलेरी थी, जुंको तवाई थी, संतोष यादव या फिर बछेद्री पाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी वो थी जुंको तबोई। ठीक है, तबोई जो थी वो पहली महिला थी। उन्होंने वर्ष आपके पास 1975 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का ये कीर्तिमान जो था वो स्थापित किया था। और माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली अगर बात करें भारतीय महिला की बात करें तो भारतीय की महिला जो थी वो कौन थी, बछेद्री पाल थी। अगर इंडियन पूछा जाता तो बछेद्री पाल आपका सही आंसर आता, लेकिन बर्ड की पूछी है तो जुंको तवेई जो वो आपका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन से जो है क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंग्रोव वन खारे पानी के तटीय क्षेत्र में पैदा होते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, खारे पानी के तटीय क्षेत्र में जो है वो पैदा होते हैं। ये वन उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है। तो नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को जो है वो जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 72% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है और इसके कारण सौरमंडल से देखने पर ये नीला प्रतीत होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या बोलता है, देखो वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है। अब मुझे आपने बताना है कि वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है। तो सभी को पता है ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व जो है वो घटता जाता है और इसका आधार पर वायुमंडल की 5 परतें जो है वो इसके बेसिस पे जो है वो मेंशन की गई है, सभी को पता है। फर्स्ट पोजीशन पे आती है आपकी क्षोभ मंडल, सेकंड नंबर पे आती है समताप मंडल, थर्ड पोजीशन पे आती है मध्य मंडल, फिर आपके पास आती है फोर्थ पोजीशन पे ताप मंडल और फिफ्थ पोजीशन पे आती है बाह्य मंडल। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इनमें से दूसरी परत जो है वो कौन सी है। तो आपका जो करेक्टली सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल जो है वो सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या बोलता है, विश्व में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो विश्व में सबसे ऊंचा झरने की बात की गई है तो वेनेजुएला का एंजल झरना जो है वो विश्व का क्या है, सबसे ऊंचा झरना है, जलप्रपात है। और इस झरने की ऊंचाई की बात करें तो 3212 मीटर फीट 3212 फीट और मीटर में बात करें तो 979 मीटर जो है वो इसकी क्या है, हाइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लू शब्द जो है वो संबंध रखता है। तो लू शब्द जो है वो किसके साथ संबंध रखता है। तो लू शब्द जो है वो एक गर्म हवा से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही आंसर है। उत्तर भारत में ये हवा जो है वो मई से जून माह के दौरान जो है वो चलती है, तो लू जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मरीनो प्रजाति जो है वो कहाँ की एक प्रजाति है। तो मरीनो जो है वो ऊन देने वाली भेड़ों की प्रजाति है। तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो ऊन देने वाली भेड़ों की एक प्रजाति है जो कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन है आपके पास, दक्षिण अफ्रीका है या फिर दक्षिण अमेरिका, इन क्षेत्रों में जो वो पाई जाती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मरीनो जो है वो क्या है। तो ऊन
देने वाली भेड़ों की एक क्या है, प्रजाति है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को नहीं छूती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास तीनों है वो सही आंसर है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की सीमा सभी को पता है नेपाल और चाइना के साथ। यूपी की जो सीमा है वो नेपाल के साथ लगती है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो भूटान, म्यांमार या फिर बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज़ के साथ लगती है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है यहाँ पे कोई ऑप्शन और होना चाहिए था, लेकिन इसको डॉट सेशन में रखिए। बेसिकली इनमें तीनों जो इन्होंने स्टेट दे रखे हैं उनको, उनका जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है वो कनेक्ट होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो भारत की बात करें तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका बैरन द्वीप में स्थित है, जो कि कहाँ पे स्थित है, बैरन द्वीप में स्थित है, जो कि 3 किलोमीटर वर्ग तक फैला हुआ है। आखिरी बार इस ज्वालामुखी में जो है वो, ये ज्वालामुखी जो है वो मई 2005 में फटा था, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो कहाँ पे स्थित है ये, बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीप क्या है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रायद्वीप किसको कहा जाता है। तो बेसिकली प्रायद्वीप क्या है, एक स्थल क्षेत्र होता है जो वे हिस्सा जो एक तरफ से भूमि से जुड़ा हो और बाकी 3 हिस्सों से जो है वो पानी से घिरा हो, उसको हम प्रायद्वीप जो है वो कहते हैं। तो भूमि का एक टुकड़ा जो कि तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप जो है वो कहते हैं। गुजरात राज्य का काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है वो एक उदाहरण है इसका। तो काठियावाड़ जो है वो प्रायद्वीप इसका एक उदाहरण है। तो बेसिकली एक साइड से भूमि होगी और 3 साइड से क्या होगा, पानी से घिरा होगा, उसको हम प्रायद्वीप जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से। क्या बोलता है, सिंधु नदी जल संधि पर किस वर्ष जो है वो हस्ताक्षर हुए थे। तो सिंधु जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुई थी। और इस संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किए थे 19 सितंबर 1960 को। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच ये हस्ताक्षर हुए थे। और 1960 ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्या कहता है, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उनके हेडक्वार्टर्स हो गए या फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन की डेट्स वो पूछ ली जाती है। तो यूरोपियन संघ का जो क्या है, यूरोप के 28 देशों का एक संघ है जिसको यूरोपियन संघ जो है वो बोला जाता है बेसिकली। तो और इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1999 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अनुच्छेद 15 कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 15 जो है वो बेसिकली इसके अंतर्गत किसी भी भारतीय नागरिक के साथ राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या फिर जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होता है। तो इस अधिकार को इसमें जो है वो वर्णित किया गया है, लेकिन इन दिए गए ऑप्शन में वो सारी चीज़ें जो है वो मेंशन नहीं हैं। तो इसको आप ऐसे वर्बली नोट कर लीजिए कि क्या कहता है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किसी भी भारतीय नागरिक को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग, नस्ल या फिर जन्म स्थान के आधार पे उसका भेदभाव नहीं होना चाहिए।
तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस अनुच्छेद में जो है वो डिस्क्राइब की गई है। बेसिकली ये अधिकार समानता के अधिकार जो आपका फर्स्ट वाला है 14 to 18 के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम है? तो हो सकता है ये प्रीवियस क्वेश्चन हो, अब आंकड़े जो है वो चेंज हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकॉर्डिंग टू आंसर की जब हमने देखा तो इसमें जो आपका भारत है इसकी पोजीशनिंग जो थी वो फर्स्ट पोजीशनिंग थी। तो इसमें आपके पास स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर के आधार पे तो सूचकांक कहलाता है। बेसिकली जो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया या फिर जीवन के स्तर पे प्रगति मतलब ग्रोथ करने वाले बेसिकली उनको जो है वो इसमें जो है वो इस इंडेक्स में जो है वो इंक्लूड किया जाता है। तो नॉर्वे जो है वो इसमें प्रथम स्थान पे है बेसिकली। अब 2022 का जो आपके सेंसस है या फिर आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन अब इंडिया की बात करें तो उस टाइम पे 131 पोजीशन जो थी इंडिया की थी और नॉर्वे जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे था। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो नॉर्वे नहीं दे रखा है, तो इसको भी डॉट में रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र मुख्यतः निर्देशित होता है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो लोक कल्याण के लिए जो है वो निर्देशित होता है। आपने सुन रखा होगा सार्वजनिक शौचालय बनाए जाते हैं, तो बेसिकली वो लोक कल्याण के लिए ही जो है वो क्या करता है, अपनी भूमिका जो है वो अदा करता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने को क्या कहते हैं? तो जब क्या होता है, घरेलू अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाती है तो उसको वैश्वीकरण जो है वो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से। क्या कहता है कि एमआरपी का क्या अर्थ होता है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमआरपी का क्या जो है वो फुल फॉर्म रहती है। तो इसमें जो आपको दे रखा है इसमें से मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, या फिर अधिकतम खुदरा मूल्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो इसमें सही आंसर आ जाएगा। अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो इसको कहा जाता है। किसी भी वस्तु को बेचने के लिए जो अधिकतम मूल्य होता है एमआरपी, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं बेच सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर आ जाएगा। साथ में फर्स्ट टाइम जो है वो कोई स्टूडेंट चैनल को विज़िट कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकता है। साथ में मैं बता दूं आपको कि हमारे HP टेट दिसंबर 2022 के लिए जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने भी हमारे बैचेज़ है डिफरेंट स्ट्रीम की बात करें, आर्ट्स की बात करें, नॉन मेडिकल की बात करें या फिर मेडिकल की, इस बार हमने LT की भी जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। और साथ में JBT टेट की भी जो है वो ऑनलाइन बैचेस जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो आप हमारी ऑफिशियल जो प्ले स्टोर ऐप है स्टडी सर्विस के नाम पे, उसको विज़िट कर सकते हैं। उसमें एज ए स्टूडेंट जो है वो आपने खुद को रजिस्टर करना है। उसके बाद जब आप एज ए स्टूडेंट खुद को रजिस्टर करते हैं तो स्टोर ऑप्शन में जाएंगे। स्टोर ऑप्शन में आपको अपने बैच जो वो मिल जाएंगे। आप अपने बैच को विज़िट करिए, वहाँ पे आपको डेमो क्लासेस जो वो मिलेगी, साथ में आपको नोट्स और बाकी सभी चीज़ें जो वो उसमें मिल जाएंगी। तो उनको आप ज़रूर विज़िट करिए। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्टडी सर्विस के साथ आप प्रिपरेशन करें, तो आपको क्या करना होगा, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है 7591046600, इस पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट बैच को ज़रूर ज्वाइन करिए। इससे क्या बेनिफिट होता है कि आप लास्ट तक जो है वो जुड़े रहते हैं।
और अच्छे से आपकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाती है और रिवीजन प्रॉपर में हो जाती है, मॉक टेस्ट आप सभी अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। बाकी हमने इस बार जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनका इन केस कोई अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाया है तो उनके लिए स्पेशल ऑफ़र भी रखा है। उनको जो जितना हमारा पिछले बैचेस की फ़ीस थी उसी फ़ीस पे उनको जो है वो नए बैच जो है वो मिल जाएंगे। तो ये भी आप लोगों के लिए बेनिफिट है, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और साथ में जो टीजीटी के बैचेस है वो भी जो है वो रिसेंटली जो है वो बैच लॉन्च होंगे। तो उनके बारे में भी हम जैसे ही चीज़ें सही हो जाती है, जैसे ही पता चल जाता है कि पोस्टें जो है वो आने ही वाली है तो अप्रूवल के लिए तो भेज दिया है, बट अभी श्योरिटी नहीं है कि पॉलिटिकल इशू है या फिर सच में ऐसा आने वाला है। तो उन चीज़ों पे जब जो है वो फाइनल जो है वो मोहर लग जाएगी तो हम और चीज़ों को एक्सटेंड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे सूखा आपदा से निपटने के लिए नोएडा मंत्रालय कौन सा था, तो कौन सा है, तो सभी को पता है जो सूखा आपदा होती है उससे निपटने के लिए कृषि मंत्रालय जो है वो आपका रहता है। नेक्स्ट देखिए कौटिल्य जो थे वो कौन थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौटिल्य जो थे वो कौन थे। तो कौटिल्य जो थे आपके कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन क्षेत्र के मगध के प्रधानमंत्री थे बेसिकली। तो या फिर हम बात करें अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे या फिर विष्णुगुप्त, तो इनमें सभी ऑप्शन जो है वो कौटिल्य से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्टली सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व धरोहर स्थल का स्तर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो सभी को पता है विश्व राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जो है वो इसको क्या करता है, प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। सेशन अगर लाइक करना ना भूले। साथ में अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है वो मैसेज करें, अपनी राय जो है वो शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट को भी क्लैरिटी हो सके। और साथ में बेल आइकन को सभी ने प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप सब तक पहुंच सके। तो काफ़ी आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।